हम लोग निसर्गदत्त को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे निसर्गदत्त यूज्ड टू लिव लाइक एन एनलाइटेंड बीइंग। वो सब कुछ करते थे, बट वो ये बिल्कुल महसूस ही नहीं करते थे कि वो खुद भी बॉडी है। कृष्ण कहते थे इस चीज को कि गुण आपस में बरतते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और सब एम्प्लॉयज आपस में बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट मैं नहीं हूँ मेरे एम्प्लॉयज। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अलग अलग सेंटर्स हैं, वो सब आपस में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 2022 में। हम लोग उसको ज़ेन योगा चैलेंज बना रहे थे, बट मुझे लगता है इस पूरी सीरीज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक चैप्टर है ज़ेन योगा में जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि सहज जी ने उस चैप्टर को कहा है बार बार पढ़ो, और वो यही चैप्टर है जो आज पढ़ने वालेंगे। इस चैप्टर का नाम है द सेंटर्स एंड देयर मैकेनिज्म। हमारे ब्रेन के सेंटर्स और उसके मैकेनिज्म। लेकिन मैं इसको कहता हूं, इस चैप्टर को द मैनुअल फॉर योर ब्रेन। द मैनुअल फॉर योर ब्रेन। हमारी बॉडी में कहीं दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इलाज कर देता है। लेकिन हमारे माइंड में जो पेन होता है उसका कोई इलाज नहीं बता पाता। जितने भी अभी साइकेट्रिक दवाइयाँ हैं वो सब सप्रेस करने वाली दवाइयाँ हैं ज़्यादातर। अगर बहुत परेशान हैं आप, ओसीडी के पेशेंट हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ज़्यादातर दवाइयाँ आपके ब्रेन को सप्रेस कर देंगी। लेकिन ये जो चैप्टर है जो आज पढ़ने वाले हैं, ये एक अजीबोगरीब टाइप की पावर देगा आपको, और धीरे धीरे आपका सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 खोल सकेगा। यहाँ पर हमारे ब्रेन के सेंटर्स की बात हो रही है। कितने सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में? 4 सेंटर्स हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, कॉन्शियस माइंड में 4 सेंटर्स हैं। बाकी सेक्शंस में भी तो और सेंटर्स भी तो, उनको छोड़ दीजिए। बट फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 4 सेंटर्स की, IESM की। अब आपको इमेजिन करना है एक नॉर्मल इंसान, एकदम नॉर्मल इंसान जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है अपनी चेयर पे, और कोई चिट्ठी पढ़ रहा है, एक लेटर आया है, कोई ईमेल पढ़ रहा है। आज के ज़माने में उसके पैर हिल रहे हैं, स्विंग कर रहा है वो, और अपने हाथों से ड्रम कर रहा है, मतलब टेबल पे कटर 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 मार रहा है। और वो अपने जहाँ ऑफिस में बैठा है लेटर पढ़ रहा है, मगर उसके बगल में उसकी आंखों के कोने में से, नज़र में से कोई दिख रहा है उसको, और उसको जो दिख रहा है उसके ऊपर इसके थॉट्स भी चल रहे हैं उसकी वजह से। एक तरफ लेटर पढ़ रहा है और एक तरफ कोई दिख रहा है, तो यहाँ से भी इम्पल्स मिल रहा है, बगल में जो दिख रहा है उससे भी इम्पल्स मिल रहा है। अच्छा, वो बगल में कौन है? कोई भी हो सकता है। कोई आदमी किसी लेटर के साथ काम कर रहा है, या कोई फाइल के साथ कुछ काम कर रहा है, या हो सकता है वो एस सेंटर का इम्पल्स देने वाली लड़की हो, वो कोई सेक्रेटरी हो जो अपना स्कर्ट ठीक कर रही हो। इन सब के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो आदमी चिट्ठी पढ़ रहा है वो हो सकता है बहुत ठूस करके खाना खा के आया हो, या आज उसको किसी ने कहा हो कहीं चलेंगे, बहुत बढ़िया जगह रेस्टोरेंट में चल के खूब ठूस के खाएंगे, तो उसकी वजह से भी उसको इम्पल्स मिल रहे हैं। और फाइनली वो क्या पढ़ रहा है? चिट्ठी पढ़ रहा है। तो उस चिट्ठी में से भी निकलने वाले, उस लेटर में से भी निकलने वाले उसको क्या मिल रहे हैं? इम्पल्स मिल रहे हैं। तो जिसको हम लोग नॉर्मल इंसान कहते हैं वो इतना नॉर्मल है नहीं। अब सर्दियों का टाइम आ गया है, आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर अमेज होइए कभी कभी। देखिए, गर्मी में पता नहीं चलता, आप एक बोतल पानी पी जाते हैं, पानी बॉडी में जाता है, पसीना बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन सर्दियों में जो पसीना नहीं बन पाता उसकी वजह से हम लोग बाथरूम जाते हैं। अगर किसी आदमी का बाथरूम ना बने, वो पेशेंट बहुत सीरियस होता है। जो हम पेशेंट्स को आईसीयू में भर्ती करते हैं, उनको हम लोग ड्रिप चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमको उसका यूरिन आउटपुट मेजर करना होता है। 1 लीटर पानी ड्रिप चढ़ाया तो 1 लीटर बाहर निकलना चाहिए। अगर पानी अंदर डाल रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहा है उतना, तो उसके हार्ट के ऊपर ओवरलोड पड़ेगा, हार्ट खत्म हो जाएगा और आदमी पेशेंट मर जाएगा। एक परफेक्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक परफेक्ट सिस्टम काम कर रहा है। जितना पानी डाल रहे हैं उतना ही पानी निकल रहा है, जितना खाना डाल रहे हैं उसको, इस शेप को मेंटेन करके बाकी सब फ्लश आउट होते जा रहा है। बॉडी को जहां जहां पानी की जरूरत होगी वहां वहां थोड़ा सा रख लेगा, बाकी ऑलमोस्ट 2 लीटर बाहर निकल जाएगा।
अगर आपकी बॉडी में पहले से डिहाइड्रेशन है, पानी की बहुत कमी है, तो लेगा काफ़ी रख लेगा, बाहर कम निकालेगा। लेकिन एक बार बॉडी की पानी की मात्रा की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो गई, उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा बाहर फेंक देगा। इस चीज़ को जब मैं सोच रहा था, आई वॉज सो थ्रिल्ड एट द टेक्नोलॉजी ऑफ द बॉडी, आई वॉज अमेज्ड। बॉडी तो अपने हिसाब से अपने आप को चला लेती है, वो सेक्शन 2A मैनेज कर लेता है, लेकिन माइंड का ये जो हॉच पॉच चल रहा है, ये अपने आप नहीं सॉल्व होता है। और यहां पर जब इस आदमी की बात कर रहे हैं तो ये आदमी नहीं है, ये हमारे बारे में बात हो रही है। आप स्कूल में बैठे हैं, आप ऊपर कंप्यूटर में बैठी हैं, आप कॉलेज गई हैं, एक तरफ प्रोफेसर बात कर रहा है, दूसरी तरफ पापा की चिंता हो रही है, तीसरी तरफ किसी फ्रेंड की चिंता हो रही है, तब तक से फ़ोन चल गया, ढेर सारे अलग अलग जगहों से इम्पल्स आ रहे हैं। आप इमेजिन करने की कोशिश करिए उस आदमी के अलग अलग फंक्शंस और कितने अलग अलग टाइप के थॉट्स ऐसे निकलेंगे जैसे दिवाली के ढेर सारे पटाखे एक साथ जल गए हो, चकरी भी जल रही है, अनार भी जल रहा है, फुलझड़ी भी जल रही है। अगर आप ज़ेनोगा पढ़ते होंगे, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते होंगे, तो आप बोलेंगे अरे यार इतना मुश्किल है, क्लियरली सोच पाना कितना मुश्किल है। आज ही मैं बड़ी मम्मी से बात कर रहा था तो किसी के बारे में बोल रहा था, तो बड़ी मम्मी बोलती है कि आखिर वो आदमी अपनी फैमिली के बारे में अपनी चीज़ों को सिंपल क्यों नहीं रख पाता। तो मैंने कहा रिम्पी, सिंपल रखना ही तो सबसे मुश्किल चीज़ है। हमारे ब्रेन में एक थॉट को, सिंपल थॉट को रख पाना कई दिनों तक, यही सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये सवाल एक और तरीके से पूछिए, हाउ कैन सच अ पर्सन बी केपेबल ऑफ क्लियर थिंकिंग। आप अपने बारे में पूछिए कि एक आदमी क्लियर थिंकिंग कैसे रख सकता है, खाली परेशान होकर नहीं, बहुत सीरियसली पूछिए। अगर आप अपने काम में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे है, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग सब जानते हैं, स्टीव जॉब्स कोई कोडर नहीं था, बिल गेट्स बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर कोडर थे, फिर भी दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया। तो दोनों की कॉन्शियसनेस की बहुत डिफरेंस थी, अलग अलग थे दोनों। तो क्लियर थिंकिंग हर किसी को चाहिए। और मैं आपको यहां फिर से रिपीट कर दूं, क्लियर थिंकिंग इज नॉट नेचुरल, अपने आप नहीं आती है। जिस किसी के पास आ गई है, जिसको भी क्लियर थिंकिंग आ गई है, उसको बहुत बड़ा वरदान मिल गया है भगवान से, ऐसा मान के चलिए। और आप लोग उस चीज़ को खोजिए। अगर हम बोलते हैं ज़ेनोगा ज्वाइन करके आपको क्लियर थिंकिंग मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी नियामत है। स्कूल्स नहीं दे पा रहे हैं क्लियर थिंकिंग, कहानियां सुना देते हैं, साइंस मैथ्स पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लियर थिंकिंग नहीं पढ़ा पाते। क्या है क्लियर थिंकिंग? दो लोग हैं, आपको इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्ट्रास्ट पूछना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ कृष्ण और एक तरफ अर्जुन, एक तरफ आप, एक तरफ रमण। आप अपने आप को बोलेंगे एवरेज पर्सन, नॉर्मल पर्सन, जो खाना खाता है, सारे एंजॉयमेंट करता है, अल्टीमेटली परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है, और फिर साइकिल उसका चलता रहता है, कभी खुश फिर दुखी, फिर खुश फिर दुखी, ऐसे चलता रहता है लाइफ। यह है एवरेज पर्सन। और वहीं पर एक कृष्ण या एक एनलाइटेंड आदमी क्या होता है, इसको कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, आम आदमी, उसको पता भी नहीं है कि वो अपने ही ब्रेन के 4 सेंटर्स के साथ खेलता रहता है। देखिए ये है जॉइंट्स, जॉइंट है, अगर इसमें जॉइंट में फ्लूइड होता है, जैसे मोबिल होता है, ऑयल होता है गाड़ियों में, ऐसे ही हमारे जॉइंट्स के, इसके जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है। अगर वो फ्लूइड हट जाए तो आपके दोनों जॉइंट्स टकराएंगे, घिसेंगे, और बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। इमेजिन करिए, लेकिन ये सच है, फिर भी इमेजिन करिए, आपके ब्रेन में 4 अलग अलग पीसेस रखे हुए हैं, परफेक्ट पीसेस ब्रेन में, माइंड में। एक पीस है जो इमोशंस को क्रिएट करता है, और एक पीस है जो इंटेलिजेंस, सोचता उचता है, समझता है, एक पीस है जो सेक्सुअलिटी और हैबिट्स के ऊपर काम करता है, और एक बेचारा इन तीनों को देखता है और बोलता है सर बताइए मुझे क्या करना है। एम सेंटर, IES और M, ये चारों हमारे माइंड में है। और जब आप चल रहे हैं तो ये टक 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 टकरा रहा है। हमारे ये जॉइंट्स में ये दोनों टकराते नहीं है, 2 जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स एक दूसरे से टकराते नहीं, कोई जॉइंट्स टकराता नहीं है, खाली मूव करने के लिए परफेक्ट है जॉइंट्स, बट टकराने के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे माइंड में ये टकराते हैं, IESM टकराते हैं। तो डिफरेंस क्या है एक कृष्ण में और एक आम आदमी में? एक आदमी जो एनलाइटेंड है, कृष्ण, वो सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सोते हैं, सांस भी लेते हैं। लेकिन एक इवॉल्व्ड आदमी जानता है ये सब मैं नहीं कर रहा हूं,
मैं भी अपना सर हिला रहा हूँ तो बाल हिल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रेविटी कर रही है। कर रही कि नहीं? ये बाल यहाँ है, यहाँ चले जाएंगे। आपको पता है ये सब हम थोड़ी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। उंगलियां हम हिला रहे हैं, हमको एहसास है उंगलियों को हिलाने का, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी किससे कनेक्टेड है? हमारी फिजिकल बॉडी से। लेकिन एक इवॉल्व्ड आदमी, एक एनलाइटेंड आदमी, वो सब कुछ करता है। सुनिए क्या क्या करता है, वो सुनता है। जैसे ये आदमी बैठा हुआ है, बगल में कोई बातचीत चल रही है, उसको सुन रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और अगर हम सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे गौरी ने बेचारी ने आज उसकी कहानी सुनी कि मैंने फोटो भेज दी और बेचारी परेशान हो गई। तो नॉर्मल आदमी जब सुनता है किसी बात को तो तुरंत अफेक्ट हो जाता है। किसी और की भी बात हो तब भी वो डर जाता है। अपने बारे में बात है तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है या बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी कुछ भी सुने, वो क्या जानता है? मैं नहीं सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है? कान सुन रहा है, मैं थोड़ी सुन रहा हूं। मैं तो इससे अलग थलग कोई और चीज हूं। हम लोग निसर्गदत्त को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे निसर्गदत्त यूज्ड टू लिव लाइक एन एनलाइटेंड बीइंग। वो सब कुछ करते थे, बट वो ये बिल्कुल महसूस ही नहीं करते थे कि वो खुद भी बॉडी है। कृष्ण कहते थे इस चीज को कि गुण आपस में बरतते हैं। जैसे मैं यहां पर हूं और सब एम्प्लॉयज आपस में बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट मैं नहीं हूं मेरे एम्प्लॉयज। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अलग अलग सेंटर्स हैं, वो सब आपस में काम कर रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर में किडनी काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है और परफेक्टली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके काम कर रहा है। ऐसे ही एक एनलाइटेंड आदमी जो कि 90% अनकॉन्शियस है, उसकी पूरी बॉडी अपने आप चलती है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट है। आज मैं बड़ी मम्मी को बोला था सर्दी हो रखी है मुझे, तो ऐसे कर रहा हूं, बलगम बनता है। तो बलगम जब यहां तक आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? निगल लेते हैं। लेकिन अगर वही बलगम बाहर निकल के आ जाए और उसको खाना हो, बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन वो क्यों मुश्किल होगी? बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, देखो गौरी ने क्या किया, जब खाने की बात हुई रिएक्शन दिखाया। वो कॉन्शियस पार्ट ही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ भी है और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। वही कॉन्शियस माइंड हमारा सेल्फ है। थूक निकला, अब बॉडी के अंदर में वो थूक जा रहा है, खाना जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, हमको कोई जरूरत ही नहीं सोचने के लिए, अपने आप काम चल रहा है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक, मतलब IESM में क्या चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स का, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली एम ये है कि हर एक आदमी इसको भी छोड़ सके। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी दी गई है आपको कि अपने इस IESM को परफेक्ट करिए। इनके बीच में ऐसा डांस होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ टकराए ना। क्या ना करें? कौन? IES के बीच में राइवलरी ना हो, IES के बीच में। मैं तो बेचारा एम ही हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं एक आम आदमी को नॉर्मल जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसको जीते जीते उसे अपने सेक्शन 1 पे, अपने कॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा, ताकि उसके सेक्शन 1 में एक चीज आ सके, उसको बोलते हैं हार्मनी। क्या होता है हार्मनी? हार्मनी मतलब मिलके रहना। हार्मनी शुरू होती है हमारे अपने माइंड से। सारी डिस्टर्बेंसेस भी शुरू होती है हमारे अपने माइंड से। गीता में कृष्ण कहते हैं हमको अपने सेक्शन 1 में हार्मनी लानी होगी, ताकि उसमें से एनर्जी हम इकट्ठा कर पाएं और उसी की मदद से सेक्शन 2B के साथ कनेक्शन डेवलप हो सके। सेक्शन 2B क्या करता है? 3 चीजें करता है: कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। 3 काम। और उसके बाद सेक्शन 3 खुल सके, उसका एक काम है। सारी मिस्टिकल एक्टिविटीज उसी का कारोबार है। और उसके बाद लास्ट में सेक्शन 4 पर पहुंच सके, उसके तो सारे काम है, वही सब कुछ करता धरता है, वो है परफेक्ट बीइंग या ईश्वर। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप अपने सेक्शन 1 में क्या कर पाएंगे? क्या ला पाएंगे? हार्मनी ला पाएंगे। तो कैसे लाएंगे आप हार्मनी? इसका बहुत सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप दे रहा हूं आज मैं, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप। आप एक छोटी सी डायरी अपने पास रखिएगा। मैं शुरुआत के दिनों में अपने पास रखता था, अब नहीं रखता हूं, क्योंकि वो डायरी मेरे दिमाग में ही। दिन में आपको 20 या 30 बार खुद को ऑब्जर्व करना है। अब तो मेरा नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्व नहीं करना होता, अब मेरे अंदर में फ्लड लाइट चालू है, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। लेकिन आप चूंकि बेहोश हैं, इसलिए आपको एक डायरी रखनी है अपने पास। मोबाइल में काम नहीं चलेगा, डायरी रखनी पड़ेगी। और एक पेंसिल या पेन रखिएगा और दिन में 20 या 30 बार खुद को ऑब्जर्व करिए। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे अरे बाप रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा थॉट चल रहा है, कौन सा इमोशन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सब कुछ झंझट, एकदम मेस में होगा आपका माइंड। कोई बात नहीं,
आप बार बार जब अपने आप को चेक करेंगे तो आपकी थिंकिंग आपके रेगुलेशन में आएगी और इम्प्रूव होती जाएगी। और अगर आप सिंसियर और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं खुद को ऑब्जर्व करने का और नोट करने का, तो आपका सेक्शन 1 बहुत जल्दी हार्मनी में आ जाएगा। लेकिन उसमें करें क्या? जब ऑब्जर्वेशन करें तो उस डायरी में लिखें क्या? कोई एक वर्ड से, कोई एक सिंगल वर्ड पकड़िए जिसके जरिए आप अपने थॉट को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे याद आया उदयपुर में होटल नटराज, तो उसको किस वर्ड से मैं रिप्रेजेंट करूँ? फूड लिख दिया। एक थॉट आया फूड का। मैनेजमेंट। अभी तो मुझे तो फूड आया, आपको मैनेजमेंट आया। आपको जो भी थॉट आ रहा है उसको एक वर्ड में लिख लीजिए, फूड। ठीक है? कोई और एग्जांपल? आप यहां बैठे हैं, कोई थॉट अभी इस समय अपने अंदर थॉट को ऑब्जर्व करिए और बताइए क्या थॉट है। मैथ्स वैभव सर। वेरी गुड, वैभव सर टीचर। ठीक है। गौरी, कोई एक थॉट? फोटो। हाँ, फोटो। वेरी गुड। तो इस तरह से आप दिन में 20-25 थॉट्स लिख लीजिए सिंगल वर्ड्स में। एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, ऐसे करके 20-25 थॉट लिखिए। उसके बाद एक हफ्ते में एक बार डायग्नोसिस करिए अपनी। डायग्नोसिस कैसे होगा? जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, किसी ने WBX ज्वाइन किया, किसी ने जैड ज्वाइन किया, तो हम लोग एक समरी बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जैड में हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो सारे कोर्सेज में हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जिन्होंने खाली शॉर्ट कोर्स लिया है, ऐसे एक समरी बनाते हैं। आपको अपने थॉट्स की समरी बनानी होगी। ये बहुत मुश्किल है, बट आप स्टार्ट करिएगा। कैसे करते हैं? आप देखिए अपने थॉट में पहले परसेंटेज निकालना सीखिए। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? अगर आपने दिन में 20 थॉट देखे और ऐसे करके 100 थॉट देख लिए, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे? डर वाले 20 थॉट आए, टोटल 100 में से 20 थॉट डर वाले थे, तो कितना परसेंट फियर था? 20% था। आपको अपने आप को पूछना होगा जब डायग्नोसिस करेंगे कि कितना परसेंट मेरा एक सेंटर मुझे डोमिनेट कर रहा था, आई सेंटर या ई सेंटर या एस सेंटर या एम सेंटर। अच्छा, आपको ये भी, अगर आप खाली एक वर्ड से नहीं लिखते हैं, आप पूरे थॉट को लिखते हैं। मान लीजिए आप बैठे और आपने एक थॉट लिखा, मैं वैभव सर को याद कर रहा हूँ, मेरा होमवर्क कंप्लीट होना बाकी है। एक कंप्लीट थॉट लिख रहे हैं आप, 2-3 थॉट लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे एक सेंटर दूसरे सेंटर को डोमिनेट करता है। ये कैसे करता है? मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ और उस खाना बनाते बनाते मुझे डर लगने लगा। देखिए, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर मेरे को थॉट आया ये वीडियो कौन कौन देखेगा यार, आजकल तो वीडियो कोई देखता ही नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए, कॉमेडी चैनल बनाना चाहिए। एक फियर का थॉट है ये। स्टार्ट हुआ वीडियो बनाने पे कि मेरा कंटेंट क्या होगा वीडियो का, और कहाँ पहुँच गया? कोई देखेगा ही नहीं, मुझे कॉमेडी बनाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, या कोई भी काम करते हैं दिन में, उस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के बजाय हमको चिंता होती रहती है उसके रिजल्ट के बारे में। तो वो चिंता क्या है? डोमिनेशन ऑफ इमोशन ऑन आई सेंटर। अक्सर एक बार 18 साल के ऊपर हो जाते हैं या 16 साल के ऊपर अगर हो जाते हैं, तो हमारा एस सेंटर बहुत ही स्ट्रांगली इवॉल्व हो चुका रहता है और बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ होती है उसमें। तो दिन में बहुत बार होता है कि दिन भर एस सेंटर के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, सेक्स के बारे में सोच रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया था यहीं लखीमपुर में से, सर मैं दिन में 5 बार मॉस्टरबेशन करता हूँ, मैं ब्लू फिल्म बहुत देखता हूँ, और बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम पता है क्या है? वो एक्टिविटी की नहीं है, वो लैक ऑफ किसकी है? लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन की है। अगर वो देखना शुरू कर दे, अच्छा रुको, मेरा एस सेंटर हावी हो जाता है दिन भर, तो उसके लिए कोई करेक्टिव मेथड पहले से फॉलो करेगा। तो बीच बीच में आपको परसेंटेज निकालना होगा कि कितना ज्यादा मेरा एस सेंटर पूरे एक्टिविटीज को डोमिनेट किया था। बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए कल दिन भर मेरा क्या हुआ, कल दिन भर मैंने किस चीज पे अपना दिमाग लगाया, उस चीज को लिख दीजिए। आपको कभी कभी देखना होगा परसेंटेज ऑफ डेबिट अकाउंट्स वेस्टेड एनर्जी। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करके पूछना होगा कल मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को वेस्ट किया कि कुछ क्रिएटिव किया, कुछ सीखा। देखिए ये सब जब मैं बताता हूं ना, तो बड़ी क्लीशे लाइन लगती है, बकवास लाइन लगती है, लेकिन जब ये सब एज अ प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं ना, दीज आर लाइक सुपर पावर्स, ह्यूमन ब्रेन सुपर पावर्स। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक कृष्ण में और एक नॉर्मल आदमी में। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी आपको थॉट्स नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बीच में हम लोग चले गए थे दूसरे शहर में, तो कर क्या रहे थे, उसमें वीडियोस नहीं बने, घूम रहे थे, खाना खा रहे थे,
तो कर क्या रहे थे? एक्सक्लूसिव टास्क, दिन भर एक काम कर रहे थे। हम लोग चले गए, बेचारा श्रीश परेशान हो गया। परेशान हो गया तो क्या किया? खाना बनाया। मिस किया पापा मम्मी को तो खाना बनाया, या मिस नहीं किया, जो भी हुआ पता नहीं क्या हुआ, आई सेंटर से खाना बनाया कि ई से बनाया कि एस से बनाया, किससे बनाया मुझे पता नहीं, बट उसने क्या किया? एक्सक्लूसिव टास्क किया। कोई एक काम दिन भर टा 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 वही काम कर रहा है। जैसे बहुत से लोगों को जब गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को निकालने के लिए बेकिंग करते हैं वो लोग, केक्स और पुडिंग बनाते रहते हैं, कुछ करते हैं, शॉपिंग करते हैं लोग अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। शॉपोहॉलिक्स होते हैं पैसे वाले लोग, लड़ाइयां करते हैं दिन भर। ये ब्रेन ठक 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 IESM कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, पता तो चले क्या कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, हार्मोनी आए, तो इनको पहले देखना शुरू करिए कर क्या रहे हैं। ये आपके ब्रेन के अलग अलग नौकर हैं। ये नौकर कहां जा रहा है, ये किससे, आई सेंटर ई सेंटर से क्या बोल रहा है, ई सेंटर जब एस सेंटर से कुछ बोलता है तो सुनता है कि नहीं सुनता है। ये सब चीजें पूछिए अपने आप से। कैसे पूछिए? ऑब्जर्व एंड डायग्नोज। और लास्ट में अगर कुछ ना समझ में आए तो जुनोगा बोलती है अपने आप से पूछिए, इज इट जम्बल्ड अप फॉर ऑनेस्ट एनालिसिस। आप ये लिख दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने देखने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ जम्बल्ड अप है, बट डू समथिंग। एक डायरी बनाइए। एक फिल्म है कास्ट अवे, उसमें ना मुझे लगता है एकदम सही दिखाया गया है। वो शुरू में जब जाता है तो एक आइलैंड पे फंस जाता है और वहाँ पर अकेला बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन ऑलमोस्ट 2-3 साल तक वहीं फंस जाता है, अकेला आदमी आइलैंड पे। तो बाद में जब कई महीने तक वहाँ रह लेता है, उसके बाद वो ऐसे मछली पकड़ता है कि आप पूरा एक्सपर्ट हो जाता है। दूर से एक भाला मारता है सीधे मछली में ठमाक करके। और जानवर जो शिकार करते हैं उनकी बॉडी, भालू है, कोई भी जानवर, सारे जंगली जानवर हैं। हम भी एक्चुअली जंगली जानवर होते, अगर हम जंगल में होते हम भी बहुत स्मूथ होते। आज मैंने देखा एक बिल्ली ऐसे जमकी, ऐसे लग रहा है कि हवा फ्लो कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा भी माइंड होना चाहिए, स्मूथ और एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जैसे वो पानी में मछली को पकड़ लेता है, उसके लिए अपने हाथ को तो डालता होगा ना पानी में। आप जब पानी में ढेर सारी मछलियां हैं तो हाथ डालेंगे तो शुरू में मछली पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। तो जब आप एक थॉट को देखते हैं तो आप कर क्या रहे हैं? माइंड के अंदर क्या पकड़ रहे हैं? मछली। थॉट एक मछली है। आप देखिए शुरू में मिस हो जाती है। मैंने देखा अक्सर गौरी के थॉट्स मिस हो जाते हैं। गौरी बोलती है, आपने मेरा फोटो भेजा क्यों, फोटो भेजा क्यों, फोटो भेजा क्यों। ये आपके ब्रेन के अंदर एक थॉट चल रहा है, कट 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 कट। आप ये थॉट देखो कि बड़े पापा ने फोटो भेजा और मैं हर्ट हूं, बजाय इसको कि फोटो भेजा क्यों, फोटो भेजा क्यों। आपको क्या बोलना चाहिए? आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, एक थॉट चल रहा है मेरे अंदर में, थॉट चल रहा है मेरे अंदर में। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते, डिस्कस नहीं करते हैं, तो पता है क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, और वो भी ब्लाइंडली। ये जो बच्चे ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, उसने एक कश में आकर मारा है। उसका सारा सेंटर्स एक दूसरे के साथ एकदम टग ऑफ वॉर में था। IES सब उलझा हुआ था। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे अंदर की गांठें खुलती हैं। आज का एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद खत्म। जिनोगा कहती है, बाहर से जब इनकमिंग कोडेड इंपल्स आता है, जब भी आप कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बाहर से लेते हैं, तो इनकमिंग कोडेड इंपल्स आ रहा है और वो पहुंचता है रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे। अगर एस सेंटर की चीज़ है तो एस सेंटर पे जाएगी, आई की चीज़ आई पे जाएगी, इमोशन की चीज़ इमोशन पे जाएगी, और वो जाकर के क्या करेगी? वहां पर डिकोड होके क्या प्रोड्यूस करेगी? थॉट्स, या तो इमोशंस या तो एक्शंस। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस पूरे बाहर से इंपल्स आना, ब्रेन में डिकोड होना और बाहर जाना, इसमें 2 खतरनाक चीज है। इसमें है स्पीड और इसमें है वाइब्रेशन। इंपल्स आया, बाहर निकला, इंपल्स आया, बाहर निकला, इंपल्स आया, बाहर निकला। टाइम ही नहीं मिलता। आपने देखा मम्मी ने चिल्लाया, आंखों में आंसू, गला भर आया। ये हम सोच नहीं पाते बिकॉज देयर इज स्पीड एंड वाइब्रेशन इन दिस होल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनकमिंग कोडेड इंपल्स एंड आउटगोइंग थॉट्स। और इस खाली ये भी खतरा नहीं है, स्पीड और वाइब्रेशन से क्रिएट होता है इंटेंसिटी, एक स्ट्रेंथ, एक थॉट की स्ट्रेंथ। अगर नेगेटिव थॉट है तो और स्ट्रांग नेगेटिव थॉट आएगा। अच्छा करके बताता हूं तेरे को,
इतना स्ट्रांग थॉट इंटेंसिटी आ गई, दीवार फोड़ने को तैयार हो जाता है एक बच्चा। अगर आप अपने माइंड के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने माइंड के अंदर देखेंगे, बोलेंगे अच्छा ये थॉट आया, ये बहुत स्ट्रांग थॉट आया, अच्छा रुको रुको रुको, इतना स्ट्रांग थॉट मेरे माइंड में कैसे आया? और ये थॉट, ये मैं चाहता हूँ स्ट्रांग थॉट हो जाए, ये बहुत अच्छा थॉट है लेकिन बहुत कमज़ोर थॉट है, अब इसको और स्ट्रांग थॉट करना होगा। सारे नेगेटिव थॉट्स को पहचान करके उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करेंगे आप, लेकिन पहले पहचाने तो कि वो थॉट है वो स्ट्रांग, इतना ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रांग थॉट इतना है कि वो एक्शन बन जाता है। लेकिन जब बाद में आप उसको लिखते हैं, मान लीजिए आप बाद में लिखते हैं, तो भी आप उसको ऑब्जर्वेशन से कमज़ोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक सिंपल सा बेसिक थॉट आया और वो बहुत कमज़ोर है लेकिन पॉजिटिव थॉट है, उसको बाद में लिखते हैं तो उसको आप मजबूत कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ब्रेन कंप्लीट अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो प्रोसेस में है, इसको अपग्रेड आपको खुद करना होगा, एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को रोज़ योगा क्लास में बैठाता हूँ, और आप लोगों को भी दोस्तों। आई होप आपको इन क्लासेस से कुछ इंसाइट मिल रही है। बहुत जल्दी हम लोग बैंगलोर और बॉम्बे दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं, अगले एक हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा, तो मुझसे आकर मिलिएगा, ठीक है? थैंक यू।